आज हमारे साथ हैं डॉक्टर देवराज शूम। आई मैच फेस एजेस विद सोल एजेस। प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी में फर्क क्या अगर है? प्लास्टिक मतलब प्लास्टिकॉस, लैटिन वर्ड है टू चेंज, बट कॉस्मेटिक सर्जरी प्योरली सुंदर दिखने के लिए कहा जाता है। नाक की सर्जरी आपने करी हुई है, नाक टेढ़ा भी है, उसको सीधा भी किया ताकि आदमी श्वास ले सके, वो प्लास्टिक भी है और कॉस्मेटिक भी है क्योंकि दिखने में भी वो अच्छा दिखेगा। बट नाक ठीक है, श्वास लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ सर्जरी कर रहे हो उसको थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए, दैट इज कॉस्मेटिक सर्जरी। सो दोनों में ये फर्क है, फंक्शन के लिए आप कर रहे हो कि आप देखने के लिए कर रहे हो। एक पेशेंट आए मेरे पास, पेंट तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, पैसे खर्च कर सकता हूं, लेकिन मुझे मेरा चेहरा एक तरीके से चाहिए। तो उन्होंने एक कोलाज निकाला, किसी की आंखें, किसी का नाक, किसी के होठ, किसी का चिन, किसी का माथा लगा हुआ है। तो मैं देख के पहचान पा रहा हूं कि कहीं पे शाहरुख खान है, कहीं पे रणबीर कपूर है, कहीं पे किसी और की नाक है। तो कहते हैं कि मुझे ना बेस्ट फीचर्स चाहिए। तो बॉलीवुड में सबसे कॉमन प्रोसीजर्स, एक्टर्स एक्ट्रेसेस बॉलीवुड हॉलीवुड में व्हाट इज मोस्ट सबसे कॉमन प्रोसीजर है हेयर ट्रांसप्लांट। ओह, क्या बात है। सिमिलरली राइनोप्लास्टी तो लगभग हर एक एक्ट्रेस की हुई है, नाक की सर्जरी लगभग हर एक एक्ट्रेस की। फिर ब्रेस्ट इम्प्लांट्स मतलब स्तन को बढ़ाना, ये लगभग हर किसी में है। मेल एक्टर्स आर आल्सो इक्वली इनटू इट। देखो, आपको अगर 60 साल की उम्र में 20 साल की एक्ट्रेस के साथ रोमांस करना है तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो मेरे घर पे मेरे कजन ब्रदर का बेटा है, उस पे मैंने हेयर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया 11 साल की उम्र में। आप आपके लिए बनी हुई विटामिन सी क्रीम लगाओगे जो आपके जीनोटाइप और फिनोटाइप के लिए एकदम परफेक्ट हो, इसीलिए साइड इफेक्ट्स कम होंगे और इफेक्ट्स बेहतर होंगे। अगर आप मुझे पूछो किस चीज के साइड इफेक्ट है, आंसर है जिस चीज के भी इफेक्ट है उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सर, वन ट्रीटमेंट बॉलीवुड लव्स बट डज नॉट एडमिट। दे एडमिट नथिंग। अच्छा, दे एडमिट नथिंग। वो तो बेसिकली योगा से और ब्लैक वाटर पीने से ही सुंदर लग रहे हैं सबके सब, बाकी तो कुछ, बाकी और कुछ नहीं कर रहे हैं। हेयर और स्किन, हिंदुस्तानी सबसे ज्यादा पैसा किस पे खर्च कर रहे हैं आजकल? हेयर पे। हेयर। क्योंकि सुंदरता को लेकर लोगों के कई पैमाने हो सकते हैं। सुंदरता पर सदियों से कई चीजें कही गई हैं और एक बहुत ही प्रसिद्ध चीज, एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति अंग्रेजी की जो हम सब सुनते हैं सुंदरता के बारे में कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। कोई शारीरिक खूबसूरती की बात करता है, कोई आंतरिक खूबसूरती की बात करता है। कुछ पंक्तियां सुनाता हूं आपको। ये हमारी मित्र हैं डॉक्टर अंकिता गुप्ता, उन्होंने भेजी। कभी सपने और कभी अपने अधूरे रह जाते हैं लोगों के, सिलवटें हो चेहरे पर या सीध हो नाक की, मुस्कान दिखाकर अक्सर लोग वाहवाहियां लूट जाते हैं। गोरे होने की क्रीम लगाने में न शर्म है न हाय है, पर सुंदर दिखने के लिए डॉक्टर के पास जाने की गुफ्तगू अपनी तौहीन समझ जाते हैं। आपने सही समझ लिया होगा, हम बात कर रहे हैं आज आंतरिक खूबसूरती के साथ साथ शारीरिक खूबसूरती की। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर देवराज शूम, जो कि आपकी शारीरिक खूबसूरती को थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क अगर उसमें देना है तो उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, और जिनमें से एक चीज़ ये है कि जो जिस तरह की सर्जरीज वो करते हैं जो कि दुनिया भर में एक्सेप्टेड हैं, हिंदुस्तान में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी अभी थोड़ी सी कम है। और हम बात करेंगे कि किस तरह से ये शारीरिक खूबसूरती लोगों को आत्मविश्वास भी दे रही है। तो ना केवल वो सुंदर दिखने का काम लोगों के लिए कर रहे हैं, सुंदर दिखाने का लोगों का काम कर रहे हैं, बल्कि वो उनको आत्मविश्वास भी दे रहे हैं। और साथ ही साथ किताबें भी लिखी हैं उन्होंने, उस पर भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर शोम, थैंक यू सो मच हमारे साथ संवाद करने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, हालांकि मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है, आप करते क्या हैं? पहले चीज तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आपके नाम में वो 3 अक्षर हैं जो मेरे फेवरेट क्रिकेटर के नाम में हुआ करते थे। जी जी, वांगी पुराप्पू वेंकट साई लक्ष्मण जी। तो वीवीएस जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे बोलने का मौका दिया। मैं हूं एक संस्था, दी एस्थेटिक क्लिनिक्स हम चलाते हैं, जिसको हम TEC कहते हैं, जिसके 9 सेंटर्स हैं पूरे हिंदुस्तान में।
4 सेंटर्स है मुंबई में, उसका डायरेक्टर हूं। हम प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, बेरियाट्रिक सर्जरी, एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी और ये सब विषयों पे काम करते हैं। मल्टी स्पेशलिटी सेंटर है, तो मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर्स हैं जो ट्रीटमेंट करते रहे हैं। मैं स्वयं अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड हूं फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरी में। ओके। ये एक बहुत ही नई फील्ड है। हम सुपर स्पेशलाइज करते हैं फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरी में। जब मैंने अमेरिकन बोर्ड सर्टिफिकेशन हासिल की थी और आज भी इंडिया में सुपर स्पेशलाइज्ड कोर्स मौजूद नहीं थे जो फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरी में डॉक्टर्स को ट्रेन कर सके। और चेहरा एक ऐसी चीज है, 1 मिलीमीटर का भी 19-20 बाकी शरीर के 1 इंच के बराबर है। तो वो 1 मिलीमीटर का 19-20 जो आपने कहा, वो सीखने के लिए अमेरिका में तालीम हासिल की और फिर वापस आया। ये डिग्री को फिर महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल और नेशनल मेडिकल कमीशन ने रिकॉग्नाइज किया, जिससे मुझे हिंदुस्तान में प्रैक्टिस करने की आजादी मिलती है फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरी में। अब मुझे किसी ने पार्टी में पूछा कि आप एक्चुअली करते क्या हैं, तो मुझे आज वो बात जो 4 साल पहले मैंने कही थी, वो आपने मुझे याद दिला दिया। तो मैंने उनको कहा, अंग्रेजी में कहूंगा, फिर उसका अनुवाद करूंगा हिंदी में। मैंने उन्हें कहा, आई मैच फेस एजेस विद सोल एजेस। वाह। कहने का मतलब है कि आपकी आत्मा 16 साल की होगी अब तक, बट कवरिंग मायने रखते हैं। इसीलिए जब हम डायमंड रिंग देते हैं तो सिर्फ डायमंड रिंग किसी ने नहीं दिया, वो हमेशा एक अच्छे बॉक्स में दिया जाता है। मुझे सिखाया गया था बहुत पहले कि आप अगर किसी को गिफ्ट दो तो कैसी भी गिफ्ट रहे, उसकी कवरिंग अच्छी होनी चाहिए, वो छवि जगाता है मन में। और यही चीज है इंसानी शरीर के बारे में। आप अगर इंसानी शरीर के बारे में सोचो और आप अगर सोचो कि हमारे रीबर्थ्स होते हैं वगैरह वगैरह, तो ये शरीर तो बदल जाएगा। बट आज तक कोई मेरी आत्मा को देख नहीं पाया जब तक उसने पहले मेरी नाक और मेरे चेहरे को देखा नहीं। तो कहने का मतलब है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, हृदय तक पहुंचने में लगेगा वक्त, हृदय तक पहुंचने में लगेगा वक्त, बट ये जो सफर है वो चेहरा और बाकी शरीर के थ्रू ही होगा। तो इसीलिए ये मैंने कहा था कि आई मैच सोल एजेस, द फेस एजेस टू सोल एजेस। सेकेंड चीज मैंने उसे कहा था, वी आर द न्यूरोसर्जन्स हु ऑपरेट ऑन द फेस। कहने का मतलब है हम मस्तिष्क के सर्जन्स हैं जो एक्चुअली चेहरे पे ऑपरेट करते हैं। बिकॉज चेहरे पे जब हम ऑपरेट करते हैं तो सीधा असर हमारा काम दिखाता है कॉन्फिडेंस पे। जिंदगी अगर कॉन्फिडेंस वाली गेम है, तो अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो तो आप सही हो, और अगर आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते हो तो भी आप सही हो। तो इसीलिए अगर आपको लगे कि आप सही हो, उसमें अगर हम 2% भी हमको योगदान दे सके, हम वो काम करते हैं। तो इसका मतलब है कॉस्मेटिक सर्जरी के सही मायने आज के दिन में। ठीक है, इससे जुड़े हुए सवाल पूछेंगे, पर मैं अगर डेविल्स एडवोकेट बन जाऊं और ये कहूं कि साहब क्यों आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इसका क्या जवाब है फिर? क्या ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ है वाकई? प्रकृति के साथ तो खिलवाड़ हर कुछ है। मान लेते हैं आपको 20 साल की उम्र में डायबिटीज हो गया, प्रकृति नहीं करवाई है ना डायबिटीज, क्यों कर रहे हैं उसके साथ खिलवाड़? क्यों ले रहे हैं गोली? 25 तक भी तो स्मशान घाट पहुंचाया जा सकता है लोगों को, तो गोलियां क्यों ले रहे हैं? जो भी चीज हो रही है, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि एक्चुअली में डॉक्टर्स क्योर कर सकते ही नहीं है। मुंबई की एक बहुत टॉप हॉस्पिटल है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, साउथ मुंबई में जहां पे मैंने मेरी करियर शुरू करी थी, वी ट्रीट ही क्योर्स। तो डॉक्टर्स तो मतलब मैं हमेशा जब भी पेशेंट आते हैं वो कहते हैं कि जी मुझे क्योर होना है, तो मैं कहता हूं भाई सीधा जाओ, राइट टर्न मारो, मंदिर वहां है। हम क्योर नहीं कर सकते, हम सिर्फ ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीट का मतलब क्या है? ट्रीट का मतलब है कि मैं आपको गोली दूं, मैं आपको दवाइयां दूं, फार्माकोलॉजिकल मीडिएटर्स इस्तेमाल करूं, जिससे जो प्रकृति करनी चाह रही है उसको मैं रोक सकूं।
हाँ, तो अगर दो जुड़वे हों, दो जुड़वे भाई, एक को डायबिटीज है, दूसरे को भी डायबिटीज है, 20 साल में डायबिटीज पकड़ा गया, मधुमेह की बीमारी। अब एक को मैंने टैबलेट्स दिए, उसकी ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखा, दूसरे को मैंने टैबलेट्स नहीं दिए। पहला वाला भाई फार्माकोलॉजिकल मीडिएटर्स लेके 100 साल तक जीवित रह सकता है, दूसरे वाला हो सकता है कि 30 साल की उम्र में आंख, किडनी, लिवर सब जवाब दे जाएं। तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ तो आप वहां पे भी कर रहे हैं। अगर प्रकृति की इतना अच्छा है तो 1947 में जब हिंदुस्तान को आजादी मिली थी तो 37 वर्ष था जब एक एवरेज हिंदुस्तानी जीता था तभी तक। ये भारतीय सरकार के आंकड़े हैं वैसे। और आज अगर हम देखें वही आंकड़े कहीं 75 और 80 के बीच में है। तो अगर आपने प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं किया होता लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे बढ़ती। तो इसीलिए कुछ भी आप देखो, आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अब बात यह है, कुछ चीजों में आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो फॉर अ नीड, जैसे कि डायबिटीज, और कुछ चीज में आप प्राकृतिक खिलवाड़ कर रहे हो फॉर अ वांट, विच इज कॉस्मेटिक सर्जरी। तो वो वांट तो आपको तय करना है जी। मैंने अच्छे कपड़े पहने, आप भी बहुत सुंदर लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। अगर आप लुंगी पहन के भी बैठे होते वही वीवीएस होते। सही बात। तो आपने ये सब कपड़े क्यों पहने? अगर परहेज कॉस्मेटिक सर्जरी से है तो परहेज तो हर उस चीज से होना चाहिए जिससे आप सुंदर लग रहे हो, जिससे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ रही है। तो चेहरे पे फिर मेकअप भी आपको अलाउ नहीं करना चाहिए, फिर आपको कपड़े भी अच्छे नहीं पहनने चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि हर किसी को यह आजादी होनी चाहिए कि वो खुद तय कर सके उसके लिए क्या बेहतर है। क्या मैं ये कह रहा हूं कि आपके बाल होने चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूं। बट आपके बाल नहीं है, मेरे बाल हैं, ये एक्चुअली प्राकृतिक नहीं है। क्योंकि मैं पिछले 20 साल से ट्रीटमेंट ले रहा हूं। बाल गिरना भी एक बीमारी है, जैसे कि मधुमेह है। अब हम दोनों भाई, आपके बाल गिरने वाले थे 20 साल पहले, आप देखते रह गए, वो बाल गिरते चले गए, आज बिल्कुल नहीं बचे, और मैं ट्रीटमेंट लेता चला गया। हर रोज रात को लोशन टैबलेट लगाना, सर पे ट्रीटमेंट लेना हर महीने और इंजेक्शंस लेना मुझे भी पसंद नहीं है। बट मुझे यह तय करना है मुझे कौन सी रिग्रेट चाहिए, बाल ना होने की रिग्रेट या रोज ट्रीटमेंट करने की रिग्रेट, रोज जिम जाके 6 पैक एब्स रखने की रिग्रेट, वो दर्द होता है जिम में, या छोड़ दे के तोंड बनाने की रिग्रेट। रिग्रेट तो जनाब हर जगह है। देयर इज नो फ्री लंच। You have to choose your regrets. You have to choose your battles. Yeah. And so इस हैसियत से इट इज नॉट अप टू मी, मेरे ऊपर नहीं है मुझे किसने राय दी हुई है ये कहने के लिए कि आप बालों में अच्छे दिखते, या मुझे किसने ये बताया हुआ है ये तय करने के लिए कि आपको बाल नहीं होने चाहिए। साइंस के पास आज ऐसे स्किल्स मौजूद हैं कि आप 80 साल की उम्र में भी 20 साल के लग सकते हैं। ये करना है नहीं करना है ये तो हर किसी को अपने आप सोचना है, और अगर करना चाहें तो साइंस ये ट्रीटमेंट्स आपको दे सकते हैं। क्या बात है। अब इसमें सीधे सीधे मैं जंप इन कर रहा हूं कि प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी में फर्क क्या, अगर है फर्क है क्या, अगर है तो क्या फर्क है? प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी में हम अगर देखें, प्लास्टिक मतलब प्लास्टिकॉस, लैटिन वर्ड है टू चेंज। कुछ भी चीज को आप जब चेंज करते हो तो उसको प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। बट कॉस्मेटिक सर्जरी प्योरली सुंदर दिखने के लिए कहा जाता है। मतलब नाक की सर्जरी आपने करी हुई है, नाक टेढ़ा भी है, उसको सीधा भी किया ताकि आदमी श्वास ले सके, वो प्लास्टिक भी है और कॉस्मेटिक भी है क्योंकि देखने में भी वो अच्छा दिखेगा। बट नाक ठीक है, श्वास लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ सर्जरी कर रहे हो उसको थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए, दैट इज कॉस्मेटिक सर्जरी। सो दोनों में ये फर्क है, फंक्शन के लिए आप कर रहे हो कि आप देखने के लिए कर रहे हो, एंड दैट इज द मेजर डिफरेंस। वही वाली डिफरेंस जो सब पकड़ लो, आप किसी और फील्ड का उदाहरण ले लेते हैं, डेंटिस्ट्री और एस्थेटिक डेंटिस्ट्री का फर्क, वही वाला फर्क। तो प्लास्टिक सर्जरी को लोग मानते हैं कि बहुत ड्रास्टिक चेंज के साथ जुड़ा जाता है, तो ये क्या गलत फहमी है या मिथ है जिसको आप दूर करना चाहोगे, या क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिक को नहीं पता जिस वजह से ये चीज़ें, ये मिसकंसेप्शंस क्रिएट हुए? इंडिया में एक्सेप्टेंस नहीं है अभी उतनी, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड में इट्स प्रिटी नॉर्मल। मतलब अगर मैं आज कुछ कराऊंगा, इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कुछ भी अगर
प्रोसीजर करवाता हूँ तो एक मजाक का पात्र भी आप बनते हैं और गॉसिप का हिस्सा भी बनते हैं। अरे अरे तुरंत। Whereas in the West, it's pretty as normal as doing anything else, any other medical procedure that you do. तो ये क्या एक लिमिटेशन है जो आप फेस करते हो अभी? नहीं, लेकिन हम धीरे धीरे बदल रहे हैं। और हमारे जो सिने स्टार्स हैं, हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमारे जो इस देश के लोग हैं, वो लोगों को देख के बदल रहे हैं। आज आपने जो कलर पहनी हुई है, वही कलर आज से अगर 20 साल पहले आपने पहना होता तो शायद लोग पूछते कि आपने क्या पहना हुआ है। बट क्योंकि आज हमारे पास सेलिब्रिटीज हैं लाइक रणवीर सिंह, जो इस तरह के, जो हम पहले कहते थे अश्लील कलर पहन के आ सकते हैं, एंड ही लुक सो कंफर्टेबल एंड सो हैंडसम, सो देन इट गिव्स एवरीवन द फीलिंग, हर किसी को लगता है मैं भी जी ये कर सकता हूं। अब एक्सेप्टेंस नहीं है, ये बात सच नहीं है। अच्छा, पहले की स्टार है मेरी बहुत फेवरेट, वाहिदा रहमान जी, राइट, सोफिया लोरेन। 70 साल में क्या वो 70 के लग रहे थे? जी हां, राइट, सुंदर लग रहे थे बट 70 के लग रहे थे। बट आज के आप एक्ट्रेसेस को देखिए, 50 और 60 में वो इतने यंग लग रहे हैं, इतने तरुण लग रहे हैं, 30 साल से कम लग रहे हैं। हाँ, कहते जरूर ये है कि वो योग की वजह से लग रहे हैं, बट अगर योग की वजह से लगते तो ये योग के जो गुरु हैं वो भी ऐसे ही लगते। ऐसा तो नहीं हुआ। तो फिर वो ऐसी योग क्या कर रहे हैं जिससे वो इतने तरुण लग रहे हैं, जो योग के जो लोग रोज योग कर रहे हैं वो भी नहीं लग रहे हैं। तो कहने का मतलब है, आई थिंक हमें सच्चाई बोलनी चाहिए। जब कोई उठ के, और ये होना शुरू हुआ है, अभी की नई जनरेशन बोलने लगी है, ऐसे एक्ट्रेसेस आए हैं जो बोलने लगे हैं कि मैं बिस्तर से दिख के ऐसे नहीं लगती हूं भाई, बिस्तर से निकल के किसी की भी पॉसिबिलिटी नहीं है ऐसे लगे। मेरे लिए 15 लोग हैं जो मेरी मेकअप करते हैं, मैं ट्रीटमेंट्स करवाता हूं या करवाती हूं, इसलिए मैं ऐसे लगता हूं। सो वो कहने का वक्त आ गया है। हमें ये नहीं कहना चाहिए मैं फेशियल करवाता हूं और मैं अच्छी ब्रीदिंग करता हूं इसलिए मैं यंग लग रहा हूं। बेवकूफ आप लोगों को बनाना बंद करो, क्योंकि लोग बेवकूफ बनना बंद हो गए हैं। लोगों को जानकारी है आज, और इंटरनेट की वजह से जो मुंबई में जानकारी है वही किसी मुजफ्फरपुर में भी वही जानकारी है। तो हमें यह क्यों लगता है कि वो हमारी बात मान रहे हैं, और जब हमारी बात नहीं मान रहे हैं तो आप झूठ क्यों बोल रहे हो? सो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब ट्रीटमेंट्स को आप करवाओ, और अमेरिका ऑफ कोर्स अलग डायरेक्शन में चला गया है। अब तो बैठ के वो बोटॉक्स और फिलर्स बैठ के कर रहे हैं, इवन मॉल्स में हो रही हैं बातें, राइट, किटी पार्टीज होती है मुंबई में ये सब चीजें लेके। बट कहने का मतलब है इसको इतना ट्रिवियलाइज ना करें, बट जो सच्चाई है आप बोलो डंके की चोट पे। क्यों नहीं बोलना है? मेरे पैसे, मुझे तरुण दिखना है, मेरा चेहरा तेनू की। आपने बात करी कि ओवर द इयर्स व्हाट हैज हैपेंड, तो पिछले 10 सालों में इस प्रोसीजर में क्या फर्क आया है कॉस्मेटिक सर्जरी की अगर बात? बहुत ज्यादा फर्क आया है। जब मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था 2005 में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, उस टाइम पे कॉस्मेटिक सर्जरी तो कुछ भी नहीं था। आज अगर हम देखें 20 साल के बाद, एक्चुअली वीवीएस जी, आप अगर 80 साल की उम्र में 20 साल के लगने चाहते हैं, 30 साल के, वो टेक्नोलॉजी आज मौजूद है। और वो टेक्नोलॉजी जरूरी नहीं है कि हम सर्जरी करें, वो सिर्फ इंजेक्टेबल से भी पॉसिबिलिटी है। अब आपके ऊपर है, क्या हमें हम जैसे डॉक्टर्स को ये प्रोडक्ट्स बेचने चाहिए? क्या मुझे आपको यकीन दिलाना चाहिए कि आपको बाल चाहिए? ये यकीन तो अंदर से आना चाहिए। मैं अपने सब पेशेंट्स को कहता हूं, मेरा काम नहीं है प्रोसीजर बेचना, मेरा काम है एज एन एक्सपर्ट आपको एडवाइस देना कि ये पॉसिबिलिटी है और इसमें कितना रिस्क है। उसके बाद आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। मैंने अपनी राय दी हुई है, आपको वो चुनना है, एंड यू हैव टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अच्छा, आपने भी बात करी इंजेक्टेबल्स वगैरह वगैरह, तो बोटॉक्स हो गया, फिर जॉलाइन क्या है, जॉलाइन स्कल्पटिंग, स्किन टाइटनिंग, राइनोप्लास्टी, ये क्या प्रोसीजर्स हैं, इनमें क्या फर्क है? कुछ प्रोसीजर्स सर्जिकल होती हैं, कुछ प्रोसीजर्स नॉन सर्जिकल होती हैं। ओके। जैसे कि अगर हम बोटॉक्स, फिलर्स ये सब की बात करें तो वो इंजेक्टेबल्स होती हैं, वो डॉक्टर की ऑफिस में किए जाते हैं। तो आप बेसिकली आज अगर ट्रीटमेंट हुआ है, 2 दिन के बाद किसी को पता भी नहीं चलना है आप में ट्रीटमेंट हुआ है, आप सिर्फ यंग और तरुण लगोगे। फिलर्स का मतलब क्या है? फिलर्स का मतलब है कि आपके फेस में कोलाजन का उत्पादन 25 साल की उम्र के बाद बंद हो जाता है।
ये प्राकृतिक है। उसके बाद अगर आपको अप्राकृतिक काम करना है तो वो कोलेजन फिर से इंजेक्ट करना पड़ेगा चेहरे में। तो वो कोलेजन के जैसी वस्तु जो शरीर के बाहर बने और फिर इंजेक्ट हो, उसको फिलर्स कहा जाता है। तो इन सम सेंस मैं लोगों को यह कहता हूं, इन सम सेंस विटामिन सी की आपकी डेफिशिएंसी है, इंसानी शरीर विटामिन सी नहीं बना सकता, तो विटामिन सी इंजेक्शन हम लेते हैं ना, वही वाली बात है। सो इस चीज को लिया जा सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि कुछ सेलिब्रिटीज को आपने देखा है वो कितने अलग से और अजीब से लग रहे हैं। देखिए, आप अगर स्टूपिड हैं तो आप स्टूपिड हैं, फिलर्स आपको इंटेलिजेंट नहीं बना सकता है। आपकी चॉइसेस स्टूपिड हैं क्योंकि इसलिए आप स्टूपिड हो। तो अगर आप स्टूपिड हो और आप फिलर्स उस तरह से यूज करते हो जिससे वो हानिकारक हो, तो इंटरनेट बना हुआ था बहुत सारी चीजों के फायदे के लिए। आप अगर उस पर बॉम्ब बनाना देख रहे हो और आप उस पर पोर्न देख रहे हो तो गलती आपकी है, इंटरनेट की नहीं। सो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इसका मतलब यह नहीं है कि टेक्नोलॉजी खुद डिसाइड करती है और फिलर्स जाके आपके चेहरे में अपने आप लग जाते हैं। आपको लगवाना पड़ता है और उसके लिए आपकी एस्थेटिक सेंस होनी चाहिए। आपकी एस्थेटिक सेंस में अगर कमी है तो जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए, फिलर की नहीं। इससे जुड़े हुए सवाल पूछने से पहले इस तरफ आपका रुझान हुआ कैसे? क्योंकि आप सर्जन थे, आप रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज किया करते थे, तो कोई ऐसा वाकया जिंदगी में हुआ जो आपको लगा कि नहीं चलो मुझे थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहिए अपना? मैं 5 साल का था, मेरे पापा ईएनटी सर्जन थे जी। तो वो कहते हैं, मुझे तो याद नहीं है, पर वो कहते हैं कि 4 और 5 में तोतले दांतों से मैं कहा करता था मैं चेहरा बदलूंगा। अच्छा। तो 4 और 5। सो मुझे पता नहीं आपको कितना लगता है ये, बट मैं बड़ा ही फेटलिस्टिक किस्म का इंसान हूं। फेटलिस्टिक मतलब मैं समझता हूं कि मैं सिर्फ अपना कार्य कर सकता हूं, उसका ठीक होना, सफल होना, जिस कार्य में मुझे जो करना है। देखिए ना, हम अपनी जिंदगी में कितने सारे डिसीजंस लेते हैं। आज आप और मैं सामने बैठे हैं, ये भी एक डिसीजन है। अब अगर मुझे ये लगे कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं जिंदगी में, तो ऊपर वाला क्या कर रहा है? सो हमारे एक तरह से अगर हम देखें, हिंदुइज्म को देखें, तो हमारे सनातन धर्म का फायदा यह है कि आप विश्वास ही करते हो कि मैं जैसे एक बार जैसे कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि तुम बेटा अपना कर्म करो, तुम फल की प्रतीक्षा मत करो। यही तो है भगवत गीता। तो मैं उसमें बहुत मानता हूं, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं उस तरफ से। सो मुझे ऐसे लगता है कि कुछ तो बात होगी कि मैं 4 साल की उम्र में जब लोग वॉचमैन बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं मैं चेहरा बदलूंगा, कोई तो कारण होगी। उसके बाद मैं एमबीबीएस में गया, ग्रांट मेडिकल कॉलेज, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कॉलेज है और सबसे फेमस, 175 ईयर्स हमने कंप्लीट किया, जो बाइकला में है। वहां पे पढ़ाई करी, फिर अपनी पीजी की, फिर बाहर जाके फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरी की तालीम हासिल की और फिर वापस आया। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया टाटा मेमोरियल से, उस टाइम पे कॉस्मेटिक सर्जरी का कुछ था ही नहीं और मैं कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं करना चाहता था, मैं फेस बदलना चाहता था। फिर मैंने रियलाइज किया, बड़े जल्दी मैंने ये रियलाइज किया कि मैं जो कैंसर सर्जरीज और रिकंस्ट्रक्शन में जो दुख है मैं वो झेल नहीं पाऊंगा। सो लोगों को लगता है कि डॉक्टर सेंसिटिव नहीं होते हैं, कुछ हद तक उन्हें अपनी सेंसिटिविटी का गला घोटना पड़ता है। सो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, ये चेंज कैसे आया। 2007 की जनवरी थी और मैं पेशेंट्स देख रहा था टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, और टाटा में हम लगभग 70 पेशेंट दिन के देखते थे। मैं जब टाटा में पेशेंट देख रहा था तो एक बच्चे को देख रहा था, 2 साल के बच्चे को, जिसको आई कैंसर था, रेटिनोब्लास्टोमा हम उसको कहते हैं। तो फादर लेके आए थे रेटिनोब्लास्टोमा आई कैंसर के साथ। एक आंख ऑलरेडी निकाल चुके थे कैंसर की वजह से, दूसरे आंख में भी कैंसर हो चुका था, और वो अभी ऑप्टिक नर्व, मतलब जो नस है जो मस्तिष्क से जोड़ती है आंख को, उस तक फैल चुकी थी। तो मैंने फादर को देखा, मैंने कहा आप बैठ जाइए। बोले नहीं नहीं डॉक्टर साहब आप बताइए, 6 फुट 2 के एकदम तगड़े इंसान। तो मैंने बोला नहीं आप बैठ जाइए, मुझे बात करनी है। नहीं नहीं आप बताइए। तो मैंने कहा सर ऐसा है कि हमें आपके बच्चे के दूसरी आंख निकालनी पड़ेगी, उसके बाद कीमो देना है, उसके बाद रेडिएशन देना है, फिर भी 50-60% चांस है बच्चा बचेगा, 30-40% चांस फिर भी ये बच्चा नहीं बचेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुका है सब कुछ। खड़े थे, धाड़ से बैठ गए चेयर पे।
चेयर पे बैठ के मुझे कहते हैं, थोड़ी देर रुके, फिर कहते हैं मुझे, ये कैसी दुविधा है, ये कैसा चॉइस दे रहे हो आप मुझे, मेरा बच्चा बच जाए तो अंधा और नहीं तो नहीं बचे। मेरे पास कहने के लिए कुछ था नहीं। और मेडिसिन में हम हैं, इसीलिए लोगों को लगता है कि हम भगवान के जैसे हैं, बट अगर भगवान हम होते तो मैंने मेरे पापा को बचा लिया होता। तो भगवान तो हम हैं नहीं, कभी भी नहीं होने वाले हैं। ये जो दुख है ना, ये हर रोज, जैसे मैं कहता हूं, आप स्मशान जाते हो जब आपके घर में किसी की डेथ होती है, डॉक्टर स्मशान जाता है रोज। ये रोज स्मशान जाने का जो चक्कर है ना, इससे मुझे बचना था। मैंने ये रियलाइज किया कि अगर मैं रोज ये सब कहानियां और ये सब निर्णय लेता रहूंगा दूसरों के लिए, तो मैं कहीं पे खुद को खो दूंगा। खुद को नहीं खोना चाहता था, इसलिए कॉस्मेटिक सर्जरी में घुस गया। इसलिए मुझे लगा कि शायद बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के 2 मिलीमीटर नाक को ऊपर नीचे करके पैसा कमाना बेटर है। बॉलीवुड की आपने बात करी, हम आने वाले थे आगे बॉलीवुड, क्योंकि बात हो ही गई है। तो कोई ऐसा अतरंगी किस्सा आपको याद हो, अगर आप बताना चाहें, जहां पर किसी ने ऐसी रिक्वेस्ट करी हो कि आपको हंसी आई हो या समझ ये लगाओ कि यार ये क्या सोचते हैं? हंसी नहीं, कभी कभी दुख होता है। हाँ। क्योंकि इंसान को ना नॉलेज नहीं है अभी भी। हमें ऐसे लगता है कि क्योंकि वो बॉलीवुड में है तो उनको, उनके पास तो बड़े पैसे हैं तो वो निर्णय अच्छे लेते होंगे। वो भी इंसान ही हैं, हम जैसे ही, इनसिक्योर, डर उनको लग रहा है, और वो किसी की बात सुन के कुछ कुछ ट्रीटमेंट्स करवाते रहते हैं। दुख होता है, रादर देन हंसी आए दुख होता है। जैसे कि एक, ये बॉलीवुड से रिलेटेड कहानी है, बॉलीवुड की कहानी नहीं है। एक पेशेंट आए मेरे पास, तो वो एक लेके आए, कहा कि मैंने सुना हुआ है कि आप बहुत नामी कॉस्मेटिक सर्जन हैं। मैं अमेरिका के वेबसाइट्स पे ढूंढ रहा था, तो मैंने देखा कि एशिया में सिर्फ आप ही का नाम है, अमेरिकन बोर्ड सर्टिफिकेशन के साथ। तो मैं स्पेंड तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, पैसे खर्च कर सकता हूं, लेकिन मुझे मेरा चेहरा एक तरीके से चाहिए। मैंने बोला बताइए क्या चाहिए आपको। तो उन्होंने एक कोलाज निकाला, ऐसे A3 पेपर पे कोलाज, किसी की आंखें, किसी का नाक, किसी के होठ, किसी का चिन, किसी का माथा लगा हुआ है। तो मैं देख के पहचान पा रहा हूं कि कहीं पे शाहरुख खान है, कहीं पे रणबीर कपूर है, कहीं पे किसी और की नाक है। तो मैंने कहा ये क्या है? तो कहते हैं कि मुझे ना बेस्ट फीचर्स चाहिए। जैसे गाड़ी में फीचर्स नहीं ढूंढते हैं लोग, मुझे ना बेस्ट फीचर्स चाहिए। मुझे लगता है ये बेस्ट नाक है तो ये मुझे चाहिए, ये बेस्ट होठ है ये मुझे चाहिए, ये बेस्ट बाल है ये मुझे चाहिए, ये बेस्ट आईब्रोज वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैंने उसे देखा, इंटेलिजेंट गाय, जो भी कई लाख रुपए खर्च कर सकता है, बहुत सारे पैसे उसने कमाए होते हैं, वो स्टूपिड तो हो नहीं सकता। तो इंटेलिजेंट गाय, बट नॉलेज की इतनी कमी है। गाड़ी में भी ये करना मुश्किल है। अगर मैं उठ के कहूं कि मुझे BMW के पहिए चाहिए लेकिन स्टीयरिंग व्हील मुझे मर्सिडीज की चाहिए, तो कैसी पॉसिबिलिटी है इसकी? बट वो चाह रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं उनके लिए प्रोवाइड कर सकता हूं। तो मुझे एक्चुअली में उनको बोलना पड़ा कि आपको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत है, क्योंकि अगर आप सब कुछ से नाखुश हैं तो आप मेरे कुछ भी चीज से खुश कैसे हो सकते हैं? सही बात। तो ये वाली बात है। सो कभी कभी दुख होता है कि नॉलेज इतना कम है कि लोग कुछ भी मान लेते हैं। और आज प्रॉब्लम क्या है पता है वीवीएस जी? प्रॉब्लम यह है कि कोई डॉक्टर्स को पूछ ही नहीं रहा है। प्रॉब्लम यह है कि आपकी न्यूट्रिशनिस्ट बॉलीवुड के स्टार है, आपके जो आर्थिक परिस्थिति पे बात कर रहे हैं वो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है। एक्चुअली तो जो लोगों को पता है उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। जैसे कि अगर आप मुझे पूछना शुरू करें कि देश में क्या होना चाहिए, आपको तो ये मोदी जी को पूछना चाहिए। अब मैं इस पर टिप्पणी करना शुरू करूं, ना मेरे लिए ठीक है ना किसी और के लिए ठीक है। ये वाली बात हम समझ नहीं पा रहे। तो हम इन्फ्लुएंसर की बात सोच रहे हैं, नहीं नहीं उन्होंने कहा है कि ब्लैक वाटर पीना चाहिए। तो अरे भाई, ब्लैक वाटर वो पी रहे हैं, तुमने देखा है क्या कि ब्लैक वाटर में होता क्या है, क्या खर्चा है और क्यों पी रहे हैं वो, उससे उनको कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ है। वो जाके कूद रहे हैं, मतलब अभी वो बावड़ी है वहां पे वो कूदने वाले हैं और वहां से पानी लेके आएंगे तो आप भी कूद जाओगे।
ये वाली कहानी है। तो बॉलीवुड में सबसे कॉमन प्रोसीजर्स एक्टर्स एक्ट्रेसेस बॉलीवुड हॉलीवुड में क्या होते हैं? व्हाट आर मोस्ट सबसे कॉमन प्रोसीजर है हेयर ट्रांसप्लांट। ओह, क्या बात है। सो लगभग तो सबके हेयर ट्रांसप्लांट है। ओके। अगर आप देखो, अगर आप मुझे पूछो हेयर ट्रांसप्लांट किसके हैं, तो ये शो खत्म हो जाएगा। अच्छा, इतना टाइम लग जाएगा। इतने लोग हैं, इतने लोग हैं। लेकिन अगर पूछो कि नेचुरल बाल किसके हैं, वो तो एक दो ही है, मैं अभी नाम बता आपके सकता हूं। सामने एक बैठा हुआ है। सो नेचुरल लोग कम है, हाँ। ज्यादातर हेयर ट्रांसप्लांट है। सिमिलरली राइनोप्लास्टी तो लगभग हर एक एक्ट्रेस की हुई है, नाक की सर्जरी ओह, लगभग हर एक एक्ट्रेस की। वो तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप अगर गूगल करोगे किसी की भी हाँ। 5 साल पहले के फोटोज देखोगे और 5 साल बाद के फोटोज देखोगे, नाक पूरी तरह बदल गया है। उसके लिए डॉक्टर होने की आवश्यकता है ही नहीं। फिर ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, मतलब स्तन को बढ़ाना, ये लगभग हर किसी में है। अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे। सो कहने का मतलब है ये सब सर्जरीज बड़े कॉमन है। ये सब एक छोटा सा जुड़ा हुआ सवाल, पहले ये होता था कि औरतों के साथ जोड़ी जाती थी सर्जरीज, पर क्या अब ऐसा ट्रेंड चेंज हो गया कि मर्द भी उतनी ही करा रहे हैं? आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट एक्टर्स, बॉलीवुड एक्टर्स, दैट मेल एक्टर्स आर आल्सो इक्वली इनटू इट। देखो, आपको अगर 60 साल की उम्र में 20 साल की एक्ट्रेस के साथ रोमांस करना है तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा, है ना? अच्छा, जो 60 साल के नहीं है वो, जो 60 साल के नहीं है हाँ, वो 60 में 20 के लगते रहे तो कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, तो वो भी जो यंग, जो नीचे से आ रहे हैं वो भी करा रहे हैं। सो बात यह है वीवीएस जी, मैं आपको पूछूं, आप जिम जाते हैं? जी, जिम जाते हैं जी। तो आप जिम जा रहे हैं, हर रोज जा रहे हैं, तब जाके फर्क पड़ रहा है। राइट, राइट, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, राइट। इंटेंसिटी नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है, 1 जनवरी आएगी, सब न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाले आ जाएंगे। जनवरी में ज्यादातर भीड़ होती है क्योंकि लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाले आ जाते हैं। बट जनवरी में वर्कआउट करने से दिसंबर में आपका तोड़ नीचे नहीं रहने वाला। सो सेम है कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स के लिए, इट हैज टू बिकम अ लाइफस्टाइल। मैं ठीक खाऊंगा, मैं ठीक पानी पीऊंगा, मैं रोज व्यायाम करूंगा और मैं साल में एक बार कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करवाऊंगा, तब तो जाके 20 साल के बाद मैं 20 साल की बूढ़ा नहीं लगूंगा। सो मेल फीमेल एक्टर्स, एजिंग स्टार्ट्स द डे यू आर बॉर्न। राइट, ऑफ कोर्स। अगर आप कल पैदा हुए थे, आज पहला दिन है, यू आर 1 डे ओल्ड। सो एजिंग, प्रकृति ने अपना काम शुरू कर दिया। आपकी लड़ाई प्राकृतिक है, प्रकृति के साथ है, उसके विरुद्ध है। तब अगर आपको वो सब चाहिए जो प्रकृति कर रही है वो ना करे, तो प्रकृति नहीं जीतने के लिए आपको सतर्क रहना है और रोज कुछ ना कुछ कोशिश रखनी है कि आप टेक केयर करो। और ये नहीं है कि आप सिर्फ फिलर करवा रहे हो। द थिंग इज, अनुशासन जरूरी है। आप क्या खाते हो, क्या कितनी पानी पीते हो, क्या सप्लीमेंट्स लेते हो, इसी को तो बायोहैकिंग कहते हैं। आज के जमाने में पिछले 5 साल से मैं हमेशा अपनी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स क्यों करवाता हूं? क्योंकि मुझे पता है फिर कि मेरी बॉडी में कितना इन्फ्लेमेशन है। इसको जरा एक्सप्लेन करिए, बायोहैकर्स, ये जो टर्म आपने अभी यूज किया। बायोहैकर्स का मतलब है कि हम जिस तरह से हमारी बॉडी एज हो रही है वो आज हम ट्रैक कर सकते हैं। मेरे हाथ पे ट्रैकर है जिसपे कंटिन्यूअसली मेरे स्टेप्स मापे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, आपने रिंग देखे होंगे, कुछ लोगों के सीजीएम्स रहते हैं, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग रहती है, जिससे आप ये कर रहे हैं। अब करने की कोशिश क्या कर रहे हो? आप ये करने की कोशिश कर रहे हो कि ऑन अ डेली बेसिस आप देख रहे हो टेस्ट करके कि आपकी बॉडी नॉर्मल चल रही है कि नहीं। गाड़ी की आपने ऐसे एक सेंसर लगा दिया है जो सर्विस के टाइम पे नहीं, रोज आपको बताते रहे कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। इसी को बायोहैकिंग कहते हैं। अब बायोहैकिंग के अलग अलग नजरिए और मायने हैं। जैसे कि मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हुआ करता था, तो एमबीबीएस के दिन पे जो मुझे जानते थे उनको याद है, वो ऐसे कहते हैं, वो पागल लड़का जो जब हमारी पीजी के क्लासेस खत्म होती थी रात को 8 बजे, तब वो लैब कोट पहन के बारिश में भागने निकल जाता था। आई यूज्ड टू बी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, मतलब 6-6 घंटे मैंने जिम में बिताए हुए, पोज किया हुआ है स्टेज पे, राइट। तो मैंने ये किया हुआ है, बट मुझे पता है आज मेरे पास ना वो टाइम है। टाइम तो शायद फिर भी मैं निकाल लूं, इच्छा मर गई है। 10 साल मैंने बैठ के लिखा मैं क्या खा रहा हूं और कितने बूंद पानी पी रहा हूं।
10 साल के बाद मैं इतना बर्नआउट हो चुका था, मुझे बिल्कुल नहीं करना था ये। 10 साल मैंने ना कोला खाया, ना मैंने ब्रेड खाई, ना मैंने चिप्स टेस्ट किया, ना मैंने पिज्जा टेस्ट किया, मैंने कुछ भी नहीं टेस्ट किया 10-12 साल। एंड आफ्टर 10-12 ईयर्स मैं जल चुका था पूरी तरह, मुझसे नहीं हुआ, वो जिंदगी मैं नहीं कर सकता था। अब अगर मेरी बॉडी एक गाड़ी की तरह है, लंबोर्गिनी है, सिंपल चीज, इनपुट जितना मैं तेल और ईंधन की कर रहा हूं उतनी तो आउटपुट होनी चाहिए ना। अब आउटपुट कम हो चुका है। जब आउटपुट 6 घंटा वर्कआउट था तो मैं 5000 कैलोरी खा सकता हूं, बट आज के दिन में मैं 1200-1400 से ज्यादा कैलोरीज खा नहीं सकता हूं। और मुझे पसंद है बहुत ज्यादा खाना खाना, आई लव फूड। मैं खाने बैठता हूं तो प्रॉब्लम यह है कि मेरी जीभ में ही प्रॉब्लम है। अगर मैंने 4 या 5 गुलाब जामुन नहीं खाए, मुझे पता ही नहीं चलता ये मीठा है कि नहीं है ना। तो 5 के बाद तो मुझे पता चलता है अरे ये अच्छा है, चलो और 5 खाते हैं। तो इस कंडीशन में मुझे कुछ ना कुछ तो करना था। तो मैंने क्या स्टार्ट किया, बायो हैकिंग मेरे लिए क्या मायने रखता है। 6 साल से आई एम ऑन 1 मील अ डे। ओमैड, ओमैड का क्या मतलब है, रात को 7 बजे आपको 1 मील खाना है। मतलब मैं पूरे दिन, अब मैंने लास्ट खाया था कल रात को 7 बजे, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, मैं 7 बजे फिर से खाऊंगा। और Right? क्या खाएंगे? सब कुछ खाऊंगा, सब कुछ, अच्छा। सब कुछ पेट भर के खाऊंगा, मैं सोचूंगा नहीं। मेरी रेगुलेटर 1 या 5 पे चलती है, तो बंद है तो पंखा ठीक है, चालू है तो भाई सब कुछ खाना है। कहने का मतलब यह है, यह भी एक तरह का बायो हैकिंग है, क्योंकि जब मैं खाना नहीं खा रहा हूं, मेरी मस्तिष्क जो है, ब्रेन, वो सिर्फ ग्लूकोज पे चलती है। अब ग्लूकोज मैं खा नहीं रहा हूं, ग्लूकोज गिर रहा है मेरा, तो क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन बॉडी में बढ़ने लगता है। ग्रोथ हार्मोन बढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर ग्लूकोज नहीं मिलेगा ब्रेन को, मैं तो पास आउट हो जाऊंगा, मुझे कोमा हो जाएगा। तो ग्रोथ हार्मोन जो बढ़ रहा है, दैट इज एंटी एजिंग। नेचुरल ग्रोथ हार्मोन इज इंक्रीजिंग, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया हुआ है। वो नेचुरल ग्रोथ हार्मोन एक्चुअली इज एंटी एजिंग ऑल्सो। सो बायो हैकिंग और एंटी एजिंग कैन बी एज सिंपल एज दिन में 24 घंटे में मैं एक बार ही खाता हूं। क्या मैं ये कह रहा हूं कि हर किसी को दिन में 24 घंटे में एक ही बार खाना चाहिए? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं, दिस इज व्हाट बायो हैकिंग मीन्स। आप अपने बॉडी को गाड़ी की तरह चलाएं और उसको हैक करें ताकि आपको कुछ रिजल्ट्स मिल सके। दैट इज व्हाट बायो हैकिंग मीन्स। कोई एक ऐसा कॉस्मेटिक ट्रेंड बॉलीवुड का, क्योंकि बॉलीवुड की ही बात चल रही है, जो पब्लिक ओपनली डिस्कस करती नहीं है, बट बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। ऐसा कोई बॉलीवुड का ट्रेंड? हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट तो आपने बताया, बहुत ही कॉमन है। common नाक की सर्जरी बहुत ही कॉमन है। इंजेक्टेबल्स, बोटॉक्स, फिलर्स एटसेट्रा बहुत ही कॉमन है। अल्थेरा जैसे मशीन्स, अल्थेरा एक नॉन सर्जिकल फेसलिफ्ट मशीन है जो फेस को टाइटन करती है, क्योंकि वो कोलाजन की उत्पादन को बढ़ाती है। ये बॉलीवुड करवा रही है। आज डिवाइसेस ऐसे हैं वीवीएस जी, आप अपने बॉडी को लिटरली रिवाइंड पे चला सकते हो। मतलब आपने चलाई थी पूरी रील, 1.5 मिनट पे आई, आप फिर से 0 से स्टार्ट कर सकते हो। उम्र जितनी हो गई उसको आप रिवर्स कर सकते हो। तो रिवर्स एजिंग हो रही है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। हर चीज की कीमत होती है। बिल्कुल। इन चीजों की क्या कीमत है, एक रेंज अगर हम जानना चाहें, इज इट अफोर्डेबल फॉर द कॉमन पब्लिक? डिपेंड करता है व्हाट इज अफोर्डेबल। ओके, जैसे कि 25,000 रुपए में भी आपको ये ट्रीटमेंट्स मिल सकती हैं। ये ट्रीटमेंट से आपका मतलब है हेयर ट्रांसप्लांट से लेकर हर चीज? हेयर ट्रांसप्लांट तो 25,000 में करना मुश्किल है, और मेरा ये मानना है कि इफ यू पे ओनली पीनट्स, मंकीज आर ऑल यू विल गेट। सो ये चैलेंज है कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो 25,000 में हेयर ट्रांसप्लांट कर देंगे, बट मैं वो करवाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि उसके साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं, दुष्परिणाम होंगे। इट इज लाइक हैविंग पाव भाजी एकदम रास्ते पे खड़े होकर नाले के पास। टेस्ट वही ज्यादा है, लेकिन पेट खराब हो सकता है। तो एक एक प्रोसीजर जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, 3-4 प्रोसीजर्स डिस्कस किए, उसकी एक रेंज आप बता दीजिए, रेंज ऐसी जिसमें आपको डिसेंट ट्रीटमेंट मिल जाए। तो बोटॉक्स अगर आप करवा रहे हैं 15,000 से 20,000, 25,000 रुपए पूरे फेस के बोटॉक्स के लिए, जस्ट 15,000 to 25,000 रुपीज, एंड स्टेज फॉर 3 months, एंड देन यू गो बैक अगेन। You go back again. साल का आप 60,000 रुपए पकड़ लीजिए, 15 ऐसा से कुछ। 60, हाँ। सो फिलर्स अराउंड 25,000 रुपए पर ml ऑफ फिलर। मतलब पर ml ऑफ फिलर का क्या मतलब है, शक्कर के 1 टीस्पून के लिए आप इतना दे रहे हो। शक्कर कितना लगेगा वो तो तय करेगा कि मिठास कितनी चाहिए। राइट, ओके। और हर किसी का टेस्ट अलग अलग होगा, हर किसी का चेहरा अलग अलग होगा। तो फिलर्स जो हमें करना है, जितनी की जरूरत है, हर किसी की जरूरत अलग होगी।
लेकिन पर ml ऑफ फिलर्स अराउंड 25,000 रुपीज। और ये कितना चलता है? ये 2 साल चलता है। अच्छा। 1.5-2 साल चल जाता है। और एक नॉर्मल चेहरे को कितना, मान लीजिए नॉर्मल सा चेहरा है, नॉर्मल सा चेहरा डिपेंड करता है कौन सा नॉर्मल है। 25 या 30 साल की युवती है तो शायद उसको 2 ही ml फिलर की जरूरत हो, और 48 चाहे आपको अगर चाहिए तो फिर लगभग अराउंड 5-6 ml फिलर की जरूरत होगी, बट फिर भी 1.5 लाख रुपए में हो जाएगा। भगवान ने हर चीज मेरे एक्स्ट्रा ही बनाई है। एक्स्ट्रा गंजा, एक्स्ट्रा बड़ा चेहरा, 2-3 ml में हो जाता तो हम भी ट्राई करते। नहीं, लेकिन 2-3 ml में तो तब हो जाता अगर आप 25 या 30 में कोशिश करते। मैं आसी पास हूं, समझ लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, शरीर ये नहीं समझ रही है। आप और मैं तो समझ लेंगे, पर प्रकृति नहीं समझ रही है ये बात। तो कहने का मतलब ये है कि कैसा है, आप आज जिम जा रहे हैं, लगातार जिम जा रहे हैं, तो आपको जिम में इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ना वीवीएस जी। आप जिम गए ही नहीं, 150 किलो के हो गए, फिर आके आप डॉक्टर को पूछ रहे हो मेरे 6 पैक एब्स कहां हैं, तो बोलेगा भाई मलबे के नीचे दबे हुए हैं, तो मलबा तो निकालो फिर जाके दिखेंगे। ये वाली बात है। अच्छा, ये जो कॉस्ट में आपसे पूछ रहा था सारी, ये मैं आपको लेके आ रहा था उस मुद्दे पर जहां जो मेरे मतलब मुझे बड़ा कंसर्न करता है। बालों का क्या वो है? तो बालों का ऐसा है, अगर ऐसे सोचें, मैंने आपको एग्जामिन किया नहीं है, मैंने देखा नहीं है फॉलिकल्स कितने इस वक्त मौजूद है, मुझे पता नहीं है। ओके। इस शो के बाद देखेंगे, फिर नतीजे पे पहुंचेंगे। कहने का मतलब है, मैं आपको एक एनालॉजी दूंगा। मधुमेह फेवरेट डिजीज है मेरी, मैं सब कुछ उसी से समझाता हूं। डायबिटीज हुआ किसी को, आज आपने ट्रीटमेंट ले लिया, आपकी किडनी सलामत है जब तक आप ट्रीटमेंट ले रहे हो। कुदरत को जी कुछ लेना देना नहीं है कि आपने कल किया। कुदरत को सिर्फ इस बात पे, कुदरत सिर्फ इस चीज से मतलब अफेक्टेड है कि आज आपने कुछ किया कि नहीं कुदरत को हराने के लिए, इतनी सी बात है। सो अगर आपने डायबिटीज की ट्रीटमेंट रेगुलरली ली तो किडनीज ठीक है, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपने ट्रीटमेंट नहीं ली तो फिर प्रॉब्लमैटिक है। बाल भी सेम है। बाल आपके गिरने शुरू होंगे 20 साल पहले, 21 साल की उम्र में 25 साल हो गए करीब। हाँ। तो 20 साल की उम्र पकड़ लेते हैं, 20-25 साल से गिर रहा है। तब अगर हम मिल चुके होते, हाँ, और तब अगर मैंने प्राकृतिक और कुदरती इस समस्या को हराने की कोशिश चालू कर दी होती, तो आज हो सकता है कि आपके भी बाल मेरे जैसे ही होते। अगर हम एक दूसरे को देखें, आप में और मेरे में फर्क ज्यादा नहीं है। मेरे घर में 25 साल की उम्र किसी भी पुरुष के बाल ही नहीं है। मैं सबको यह कहता हूं कि हम तो जी फुटबॉल वाले हैं, सर पे फुटबॉल लेके घूमते हैं। मेरे पास बाल क्यों हैं? इसलिए नहीं कि प्राकृतिक कुछ है, इसलिए क्योंकि मैं लगातार निरंतर ट्रीटमेंट पे हूं। अगर मधुमेह का हम उदाहरण ले रहे हैं तो वो मैं ट्रीटमेंट रोज कर रहा हूं बालों के लिए भी। अगर मैंने लोशंस नहीं लगाए, अगर मैंने टैबलेट्स नहीं लगाए, अगर मैंने QR678 जो मेरे सर पे जिसका आविष्कार हुआ था वो मैंने नहीं किया, तो धीरे धीरे मेरे बाल गिर जाएंगे। कभी कभी ना परेशान हो जाता हूं मैं, हर रोज सुबह लोशन, रात को लोशन लगाओ, सुबह उठ के बाल वॉश करो। किसको पसंद है जी? किसी को पसंद नहीं। मैं जब ये नहीं करता हूं 6 महीने तो ये पूरा खाली हो जाता है। कहने का मतलब है कि बाल हैं क्योंकि आज मैंने कुछ ऐसे चीज किए जिससे एक बाल मेरे ज्यादा रहे कंपेयर टू जो गिर रहे हैं। डेबिट क्रेडिट स्टेटमेंट है। एक बाल ज्यादा गिर गए कंपेयर टू जो आ रहे हैं तो फिर मैं गंजे की तरफ जा रहा हूं। एक बाल ज्यादा उग गए कंपेयर टू जो गिर रहे हैं तो फिर मेरे सर पे बाल हैं। उतनी ही बात है। सो एफर्ट तो हर कुछ में लगता है। एफर्ट जिम जाने में भी लगता है, एफर्ट लोशन लगाने में भी लगता है। आपको सोचना है कि आपको 6 पैक एब्स चाहिए, सर पे बाल चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप सोचते हो कि सर पे बाल नहीं चाहिए तो फिर आपको फिर बाद में कोशिश नहीं करनी चाहिए। और अगर आपने सोचा कि मुझे सर पे बाल चाहिए तो आप ट्रीटमेंट सही टाइम पे करवाओ, उतनी ही बात है। अगर आप बालों की समस्या को यू स्टार्ट ट्रीटिंग इट लाइक अ डिजीज, जैसे डायबिटीज को हम ट्रीट करते हैं, फिर यू आर ऑन द राइट ट्रैक। जितने भी यंगस्टर्स देख रहे हैं जो बालों की समस्या से गुजर रहे हैं, आप उनको यही सजेस्ट करोगे कि गो फॉर द ट्रीटमेंट। जनरली ये भी थॉट प्रोसेस होता है ना कि ट्रीटमेंट बेवकूफ बना रहा है, नहीं कुछ नहीं होता है ट्रीटमेंट्स में। तो मेरे घर पे मेरे कजन ब्रदर का बेटा है, उस पे मैंने हेयर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया 11 साल की उम्र में। वाह। क्योंकि बाल गिरने कब शुरू होते हैं?
व्हेन अ बॉय अटेन्स प्यूबर्टी, 13 साल में उसकी टेस्टोस्टेरोन आ जाएगी। जब वो टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा तब वो बच्चे से पुरुष बन जाएगा, वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होगा। एक बार वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ही बाल गिराता है। मुझे पता है कि जितने भी मेरे बाल हैं 19 साल से उतने ही हैं, तो मैं उसके बाल कम क्यों होने दूं? मैं आज ही ट्रीटमेंट क्यों ना करवाऊं? क्या मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं कि हर 10 साल के बच्चे की ट्रीटमेंट होनी चाहिए? नहीं, लेकिन वो मेरे परिवार का बच्चा है। एज अ डॉक्टर मैं उसके लिए तो ये डिसीजन ले सकता हूं, ये निर्णय ले सकता हूं। और 25 साल का कोई इंसान है, 25 साल का कोई इंसान है, डिपेंड करता है कि कितने बाल गिर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, डिपेंड करता है ना कितने बाल गिर चुके हैं। तो आप मुझे कह रहे हो कि सपोज कोई 25 साल का है, उसे हार्ट अटैक हो रहा है, मेरा सवाल यह है कि कितने वेसल्स ब्लॉक्ड हैं, उस पर तय करेगा ना कि मैं उसको कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन दूंगा, स्टेंट दूंगा, कि बाईपास सर्जरी करूंगा। वही वाली बात है। आप ये सजेस्ट कर रहे हो कि जैसे ही गिरना शुरू हो आप ट्रीटमेंट की तरफ जाएं तुरंत? जैसे ही बाल गिरना शुरू हो, हाथों में दिखने लगे, आप तुरंत जाएं, ट्रीटमेंट के बारे में सोचें और किसी एक्सपर्ट के पास जाएं। हाँ। तब बैठ के आप दादी माँ के नुस्खे ना इस्तेमाल करें। जो मैंने किए 21 से 24 साल की उम्र में, बाल शेव किए, मुल्तानी मिट्टी लगाई, गाय की पेशाब लगाई, सब किया। हाँ, नारियल तेल लगाया होगा। मजेदार बात यह है, मैं किसी को कह रहा था, मैं नाम तो ले नहीं सकता हूं शो पे, बट जो नारियल तेल सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में बिकती है, उसके खुद के सीएमडी पूरे गंजे हैं। तो अगर नारियल तेल से बाल उगने थे तो खुद ही के भी उगा लेते वो। मैं बहुत कुछ किया, शीर्षासन करता था, ये करता तो, और 25 साल में फिर गिव अप भी कर दिया। मैं कहा अच्छा ठीक है, ये नहीं होगा। ये सब ना पेशेंट्स आते हैं। हाँ। पेशेंट्स आके कहते हैं मैंने जी सब कुछ कोशिश कर ली। हाँ। मुझे पता है उसमें से एक भी लायक कोशिश नहीं थी। साइंटिफिक कुछ भी नहीं था। साइंटिफिक कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने जी वो सब किया जिससे फर्क नहीं पड़ने वाला। कहने का मतलब है हमारे में ये बात होनी चाहिए कि हम डेटा को एनालाइज कर सके। रिसर्च बेस्ड माइंडसेट इसी को कहते हैं कि मैं कोशिश करूं और मुझे दिखे कि इससे फर्क पड़ रहा है, तब जाके मैं किसी और को दूं। अगर आपने ऐसे ही खुद की जलेबी बना के खाना शुरू कर दिया इस भरोसे कि ये अमृत है, तो गलती आपकी है, जलेबी की कहां है? बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक आई रिप्रेजेंट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु डू दिस। 99.99% कि हमने सब ट्राई कर लिया साहब। हमने सब ट्राई कर लिया। क्या क्या ट्राई किया? रोजमेरी ऑयल, जिसका कोई वजूद नहीं है। प्याज हमने कोशिश की। प्याज, मैंने कहा भाई तुमने क्या किया? प्याज रगड़े हैं मैंने सर के ऊपर, नींबू रगड़ा है। हाँ, तो मैंने कहा प्याज रगड़ा है, प्याज खाने के बाद मुझे इतना ब्रश करना पड़ता है, तुम भैया कैसे कर रहे थे ये चीज? फिर वो कह भी रहा है कि वो सिंगल है अभी तक। भाई तुम प्याज रगड़ के जाओगे तो सिंगल तो नहीं, तुम डबल होगे कैसे? राइट। तो मैंने सब कुछ कर लिया। और क्या किया हुआ है मैंने जी? वो तेल लगाया हुआ है, जो आजकल तो तेल भी मसाले की तरह आ रहा है। पशु का सूसू, गाय गौ माता का सूसू भी, वो भी तेल भी मसाले की तरह है आजकल। हाँ, तेल में आंवला है, हल्दी है और ना जाने क्या क्या, वो तो पूरा मसाला बना दिया है। मतलब बेसिकली वो जूस की तरह आप पी सकते हो, खाने की तरह खा सकते हो, इतनी सारी चीजें हैं तेल में, वो सब लगाया हुआ है। बट उस सब से एविडेंस कहां है कि कुछ फर्क पड़ता है? तो जब एविडेंस नहीं है तो आप क्यों कर रहे हो? और यही चीज है जो मुझे मॉडर्न मेडिसिन की पसंद है। मॉडर्न मेडिसिन में एविडेंस पे हम रिलाई करते हैं। वो गलत हो सकता है, कुछ तो रिलायबिलिटी क्राइटेरिया हो कि मुझे अगर पता ही नहीं है कि मुझे क्या नहीं पता है तो फिर मैं वो करूं क्यों? ट्रू। लेकिन अब ये शिफ्ट भी आ रहा है, तो आप वो शिफ्ट देखते हैं पिछले 5 साल की अगर बात करें, शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ अलाउइंग एक्सटर्नल प्रोसीजर्स ऑन देमसेल्व्स। उसका एक्सेप्टेंस आया है लोगों में। एक्सेप्टेंस बड़े सारे चीजों की आई हुई है जी। एंड इसके लिए मैं श्रेय देना चाहूंगा हर एक भारतवासी को, क्योंकि हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने हमें सिखाया है कि ये सब चीजें हम कर सकते हैं। जब विराट कोहली एक्चुअली में वो दिल्ली का लड़का जो गोलगप्पे खा के बड़ा हुआ है, जो राम की कचोरियों की बात करता है, जो मुझे भी बहुत फेमस, बहुत अच्छे लगते हैं वैसे, लेकिन वो खाना बंद कर देता है और हर एक चीज नाप तोल के खाना शुरू करता है और खुद की बॉडी फैट परसेंटेज को 11-12% पे लेके आता है, तो वो सबको ये सिखाता है कि ये करने में फायदा है। सो इन्फ्लुएंस तो बहुत ज्यादा है। लोग अपनी इन्फ्लुएंस को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, कमला पसंद या कोई और गुटखा खाने में, तो बात अलग है। बट एक्चुअली अगर आप देखो, इन्फ्लुएंस का मतलब यह है लोगों को सिखाना कि मैं मेरी जिंदगी कैसे जी रहा हूं
और वो जो मैं जी रहा हूं उससे क्या फर्क पड़ रहा है, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। हेयर जनरेशन की बात कर रहे थे, हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर फॉल की, तो आपका एक प्रोडक्ट QR678, ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें सिंपल लैंग्वेज में। तो हम लोग IIT में और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से मेरी करियर स्टार्ट हुई थी। हम लोग कुछ कैंसर की रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च हो रही थी ब्रेन के एक ट्यूमर न्यूरोब्लास्टोमा पे, जो हम रिसर्च कर रहे थे। उस वक्त हम निकाल तो रहे थे कैंसर के लिए मेडिसिन, बट जैसे मैंने कहा, जो पृथ्वी ने चाहा वही आपने किया, तो पथ कुछ अलग ही निकल पड़ा। अचानक हमें दिखने लगा कि जो चूहों में हमारी एक्सपेरिमेंट चल रही थी उनके बाल गिरने लग गए थे। सो वो चीज को एक्सप्लोर करते 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 हमने एक कॉकटेल ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स, जिसको हम QR678 बोलने लगे, वो बनने लग गया। तो उसको हमने फिर ट्राई किया, टेस्ट किया, उसके ह्यूमन ट्रायल्स हुए, वो बहुत इफेक्टिव सिद्ध हुआ। फिर उसको इंडियन पेटेंट मिला, फिर उसको यूएस पेटेंट मिला। यूएस पेटेंट मिलना कोई मजाक वाली बात नहीं है। 4 साल तक पूरी तरह अमेरिकी कंपनीज कोशिश करते रहे कि किसी हिंदुस्तानी डॉक्टर को वो पेटेंट ना मिले जो हेयर ग्रोथ वाली हो। तो फिर हमें पेटेंट मिला, फिर अल्टीमेटली उसके प्रोडक्ट्स बने। प्रोडक्ट्स अभी 10+ देशों में सिद्ध हुए हैं और उसके मल्टीपल चीजें हैं। तो QR678, हालांकि हां हम लोग फाउंडिंग मेडिकल टीम में थे, मुझसे कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है। तो वो रीजनरेटिव थेरेपी में आता है। फॉर हेयर रीजनरेटिव थेरेपी का मतलब है, इसको पेटेंट क्यों मिला हुआ है? क्योंकि ये डेड और डाइंग हेयर, जो बाल गिर गए और जो गिरने वाले हैं, उनको वो जीवित करता है। जो बाल कैटाजन फेज में या टीलोजन फेज में जा चुके हैं, उनको वो एनाजन फेज में लेके आता है। पहले ऐसे था, बाल मर गए तो वो ऊपर वाले को प्यारे हो गए, वापस नहीं आ सकते। QR678 ने ये कार्य किया कि द हेयर विच इज डेड, उसको भी वो रिवाइव करने लग गया। इसलिए इसने अबाउट 1.5 लाख पेशेंट्स को इसके प्रोडक्ट्स, इससे जो निकले प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने 1.5 लाख पेशेंट्स को ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रीट किया हुआ है। सो ये थी QR678 की कहानी। अभी ऑफ कोर्स रिसर्च की कहानी अलग हो गई है। आज हम काम कर रहे हैं, तो हेयर ग्रोथ के लिए 5 मेजर पाथवेज होते हैं। वो पाथवेज QR678 जो पहले था, वो एक्चुअली 2 पाथवे पे काम करता था। आज जो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, वो पांचों के पांचों पाथवे पे काम करने लग गए हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो कहने का मतलब है, मुझे ऐसे पर्सनली लगता है 2040 और 2050 के बीच में ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि कोई भी गंजा नहीं रहेगा। जो गंजे ऑलरेडी हो चुके हैं उनमें शायद हम कुछ कर ना पाए, बट जो उस वक्त तक गंजे नहीं हुए, उनके बाल हम फिर बचा लेंगे लाइफ लॉन्ग। आपने हमारा दिल तोड़ दिया अभी भी, ये कह के कि जो गंजे हो गए उनको आप नहीं बचा पाएंगे। मेन प्रॉब्लम यह है कि डैमेज कितनी पहुंच चुकी है। अगर ऑर्गन्स ऑलरेडी डैमेज्ड है, देखिए हम डॉक्टर्स ना, हम सिर्फ ऑर्गन्स को बचा सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। पृथ्वी को क्रिएट हमने नहीं किया हुआ है। जिस क्रिएटर ने, उसको आप कुछ भी कह लीजिए, जिसने आपको क्रिएट किया उसने मुझे भी क्रिएट किया। तो मुझसे ये मांगना कि मैं भी आपको क्रिएट कर सकूं, ये थोड़े दूर है। कोई बात नहीं, अब थैंकफुली एक्सेप्टेंस आ चुकी है, तो अब तो मैं इसमें इतना अपने आप को सेक्सी फील करता हूँ। बिल्कुल, कि मुझे लगता है कि एको अहम द्वितीय नास्ति। बिल्कुल। तो ठीक है, हम जी लेंगे इसके साथ। मेरे हिसाब से सबसे, अगर आप सेक्सीपन की बात करें, जी जी, शॉन कॉनरी है। जी जी, और विन डीजल, ब्रूस विलिस। सो ऐसे लोग हैं जिनके बाल नहीं थे। मेरे हिसाब से बाल ना हो कोई बात नहीं, अंदर का मैटर होना ज्यादा जरूरी है। प्रॉब्लम यह है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें बाल हैं, बट वो अंदर के मैटर को कवर कर रहे हैं जो नहीं काम कर रही है। सो जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अनफॉर्चुनेटली कोविड के लिए इंसान ने वैक्सीन बना लिया। देयर इज अ वैक्सीन फॉर कोविड, बट नो वैक्सीन फॉर ह्यूमन स्टुपिडिटी। कॉस्ट क्या है QR678 की, तकरीबन एक रफ आइडिया? सो QR678 की अगर आप ट्रीटमेंट करें तो फिर लगभग अबाउट 6-7 हजार का खर्चा आता है पर सेशन। ओके। सो अबाउट 5 से 10 सेशन लगते हैं, एंड सो वो किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, ये वो ट्रीटमेंट है जो लगभग 30 सेकंड लगते हैं, डॉक्टर के क्लिनिक में दिए जाते हैं, और इसके लिए हमें कोई सर्जरी वगैरह करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये है रीजनरेटिव थेरेपी का बेस्ट पार्ट, क्योंकि सर्जरी से डर लगता है। जैसे कि मुझे मेरी नाक बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं जहां पे ट्रेन हुआ था
एक जर्मन डॉक्टर है जो बहुत ज्यादा फेमस है। मैं अपने प्रीसेप्टर के पास राइनोप्लास्टी सीख के आया था। फिर मुझे लगा 2 साल के बाद कि मैं जाऊं, मैं खुद के नाक को ही उनके पास अच्छा करवा लूं। तो मैंने उन्हें लिखा, तो उन्होंने कहा तुम्हारा ही घर है, आ जाओ कभी भी। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे एक पेशेंट वाला कॉल करना है। तो उन्होंने कहा पेशेंट वाला कॉल करना है मतलब? मैंने कहा जो पेशेंट्स नॉर्मली करते हैं, आप ये क्यों सोच रहे हो मैं आपका छात्र हूं, आपका स्टूडेंट हूं? आप मुझे भी ट्रीट करो ना, पैसे तो मैं भी दूंगा, कमी सही कुछ तो मैं भी दूंगा, तो मुझे भी पेशेंट की तरह ट्रीट करो। तो बोला कि ठीक है, चलो पेशेंट कंसल्टेशन करते हैं। तो मैंने फवाद खान की फोटो भेज दी उनको। फवाद खान की फोटो भेजी, तो बोला ये फोटो क्या भेजी हुई है तुमने? तो हमें कॉल करना था, इसके पहले फवाद खान की फोटो गई। मैंने कहा मैं नाक की सर्जरी करूंगा अगर आप मेरी नाक इनकी तरह बना दो। तो मुझे वो देखते और कहते कि मुझे पता होता तुम इतने स्टूपिड हो तो तुमको मैं ट्रेन ही नहीं करता। लेकिन अगर मैं पेशेंट हूं, उस दिन मुझे समझ में आया कि मैं तो फिर वो मांगूंगा ना जो भगवान भी नहीं दे सकते हैं। मेरे पास वो इच्छा है, तो मैं अगर डॉक्टर को नहीं बताऊंगा वो इच्छा के बारे में, मैं किसको बताऊंगा? तो इसलिए डॉक्टर्स को भी कभी कभी ये समझना पड़ेगा कि कुछ चीजें रैशनल नहीं होती है। हमारी फील्ड ही बड़ी इमोशनल है, तो इसलिए कुछ चीजें सुननी पड़ती है। अगले 5 साल के आपको क्या लगता है 3 ब्यूटी और कॉस्मेटिक ट्रेंड्स क्या होंगे और नेक्स्ट बड़ा रेवोल्यूशन क्या है? मुझे लगता है 2050 तक इंसान 100 साल तक जीने लग जाएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 साल की होगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 साल की होगी या जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो 100 साल तक जी सके? अगर आप देखें आज के जमाने में, अगर आप हिंदुस्तान में देखें जी, लोअर मिडिल क्लास के ऊपर हर कोई 75 साल या 80 साल के बीच में जी रहा है। सो रिसोर्सेज तो हर किसी के पास है। यह सोचना कि हिंदुस्तान में रिसोर्सेज नहीं है, ये गलत है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था। क्रिकेट वर्ल्ड कप में अहमदाबाद में मैं जाना चाह रहा था। 3 लाख के जी टिकट्स बिक रहे थे। 2.5-3 लाख या एटलीस्ट 60,000 में तो ओयो रूम्स मिल रहे थे। वो पूरी तरह फुल था। तो पैसे की कमी कहां है हिंदुस्तान में? आप कहते हो हम गरीब देश हैं और लोग यहां पे 3-3, 4-4 लाख रुपए वर्ल्ड कप फाइनल देखने के लिए खर्च कर रहे हैं। सो है, ये अवेलेबिलिटी है, और जैसे जैसे ये ज्यादा प्रचलित होता जाएगा और कमर्शियली बनने लगेगा, हर कोई इतना जिएगा। सो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी मुझे लगता है 2050 तक 100 की होने वाली है। और मुझे लगता है 21वीं सदी, मतलब जब तक 2100 AD आए तब तक 150 साल तक इंसान जीने लगेगा। सो प्रॉब्लम यह नहीं है कि लोग जिएंगे कि नहीं, प्रॉब्लम यह है कि ये जो पृथ्वी है इस पे रिसोर्सेस कहां से आएंगे इतने लोगों को जीवित रखने के लिए, ये वाली बात है। क्योंकि डेथ इज एन अमेजिंग थिंग। डेथ, जैसे स्टीव जॉब्स ने कहा था, मृत्यु इज अ गुड वे ऑफ रिमूविंग दी ओल्ड। पुराने सब चीजों को वॉश आउट करके नए चीजों को ले आने के लिए मृत्यु एक बहुत ही अहम हिस्सा है। मृत्यु को हम हराए नहीं, पिछाड़ने जरूर वाले हैं, और ये हो रहा है। और मुझे ऐसे भी लगता है कि 2050 तक जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो 100 साल के लोग भी 30 साल के लगने लगेंगे। और ये सब रीजनरेटिव थेरेपी से होगा, ये सब पर्सनलाइज्ड मेडिसिन से होगा। तो उसमें मेडिसिन में आप अगला क्या देखते हैं? पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। अच्छा, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का क्या मतलब है? अब आप देखिए, अगर आपका कोई जुड़वा भाई होता, जुड़वा भाई और आप, हालांकि आप निकले हो सेम टाइम पे, 1-8 मिनट के फर्क से, लेकिन आपकी जो बायोमेट्रिक्स है वो बिल्कुल अलग है। कहने का मतलब है उसकी जेनेटिक सिग्नेचर और आपकी जेनेटिक सिग्नेचर एकदम विपरीत है। जेनेटिक सिग्नेचर से क्या फर्क पड़ता है? जेनेटिक सिग्नेचर से यह फर्क पड़ता है कि मैं जब एक फादर और सन या 2 डॉटर्स पे मैं ऑपरेट करूं, हालांकि सर्जन सेम है, रिजल्ट्स हो सकता है सेम नहीं आए। क्यों नहीं? क्योंकि एक तरह से अगर आप सोचें, मैं अगर कारपेंटर हूं और मैं मेज बना रहा हूं, दोनों लकड़े अलग अलग हैं, तो मेज की क्वालिटी एक जैसे कैसे हो सकती है? जब दोनों अंदर से अलग हैं, तो मैं जो कर रहा हूं उन पे, जो इंटरवेंशन कर रहा हूं मैं, उसके रिजल्ट सेम कैसे आ सकते हैं? सो पर्सनलाइज मेडिसिन का मतलब है कि हम आपके बकल स्वॉप से आपकी जेनेटिक मेकअप फिगर आउट करके आपके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन बना रहे होंगे, ताकि साइड इफेक्ट्स रिड्यूस हो जाए और इंपैक्ट ज्यादा हो जाए। यह है नेक्स्ट दौर फार्मा का, जिसका मतलब होगा आप विटामिन सी क्रीम नहीं लगाओगे,
आप आपके लिए बनी हुई विटामिन सी क्रीम लगाओगे जो आपके जीनोटाइप और फिनोटाइप के लिए एकदम परफेक्ट हो, समझ गया। इसीलिए साइड इफेक्ट्स कम होंगे और इफेक्ट्स बेहतर होंगे। सो ये है नेक्स्ट पड़ाव। ये 2040 और 2050 के बीच में इट विल बिकम अ रियलिटी। टेलर्ड सूट की तरह। टेलर्ड सूट फॉर यू, विच मीन्स आज QR 678 है, उस वक्त बकल स्वैप के साथ आपके लिए स्पेशल जनरेट होगी QR 678, QR नीलेश या QR VVS, ये वाली बात होगी। सो दिस इज वेयर वी आर गोइंग टुवर्ड्स, और यही बायो हैकिंग है। आज मुझे पता है, मुझे आज पता चलने लग गया है कि मेरे शरीर में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं। क्यों है वो? क्या वो डेयरी की एलर्जी है? क्या वो ग्लूटेन की एलर्जी है? ये सब मुझे पता चलने लग गया है। ये मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ये कैसे पता लगा सकते हैं? ब्लड टेस्ट होते हैं। अच्छा, ब्लड टेस्ट होते हैं। सो ब्लड में हेल्प करते हैं, किस तरह से हेल्प करते हैं इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स? ये बताते हैं कि शरीर में इन्फ्लेमेशन है कि नहीं। इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब है? इन्फ्लेमेशन का मतलब है रिएक्शन। अगर ग्लूटेन में ले रहा हूं और मेरी जीनोटाइप ग्लूटेन टॉलरेट नहीं कर रही है, तो शरीर उससे लड़ रहा है और हमें बाहर पता नहीं चल रहा है। हमें बाहर नहीं पता चल रहा। हाँ। हमें यह पता चल रहा है कि मैं जब वोडका लेता हूं या मैं जब ग्लूटेन लेता हूं, मेरा चेहरा सूज जाता है नेक्स्ट डे। ओके, दैट इज एन एलर्जी। मेरा तो बहुत सूझता है, मुझे थायराइड है। मेरा कई बार चेहरा, मेरे अलग अलग चेहरे होते हैं। किसी दिन एकदम जिम वाला लगता है जो मैं वर्कआउट करता हूँ, किसी दिन लगता है कि मैंने बहुत खा लिया लग रहा है। जीवित है ना हाँ हाँ, आप, मैनेक्विन नहीं है, आप जीवित हैं। हम जो भी कर रहे हैं उससे सेल से फर्क पड़ रहा है। तो ये इन्फ्लेमेशन की निशानी है जो मेरे साथ। ये सब हो सकता है इन्फ्लेमेशन की निशानी है, पूरी तरह नहीं समझूंगा तो कह नहीं सकता, लेकिन इसी को बायो हैकिंग कहते हैं। तो मैं जानता हूं आज कि मुझे ग्लूटेन एलर्जी है, मैं जानता हूं आज मुझे कड़ी पत्ता एलर्जी है, मुझे पता है मुझे डेयरी एलर्जी है। तो मेरे इन्फ्लेमेशन मार्कर्स मुझे ये बताते हैं कि कुछ चीजें हैं क्या जो मुझे सूट नहीं कर रही हैं। जैसे मैं इन्फ्लेमेशन को लोअर करूंगा शरीर में, ऑटोमेटिकली सेल ज्यादा दिन जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे, अच्छे रहेंगे, अच्छे दिखेंगे। यही वाली बात है बायो हैकिंग। सो पर्सनलाइज मेडिसिन का मतलब है कि अभी हमें जनरली मालूम है कि ग्लूटेन के प्रॉब्लम्स हैं, तब हमें पता होगा कौन सी चीज से आपकी शरीर को एक्चुअली में परहेज है। और तब हम एक्चुअली में डाइट, पानी, मेडिसिन हर इंसान के लिए बना सकेंगे। तब अगर 10 बिलियन लोग हो पृथ्वी पे, तो वो 10 बिलियन लोगों के लिए पर्सनलाइज मेडिसिन होगी। मैं उस फ्यूचर की बात कर रहा हूं। अब इसी से जुड़ा एक सवाल कि रिस्पॉन्सिबल ब्यूटी, अगर एक लाइन में आपको एडवाइस करना हो तो रिस्पॉन्सिबल ब्यूटी क्या है? रिस्पॉन्सिबल ब्यूटी ये है कि आप वो करें विच इज गुड, विच यू फील गुड अबाउट। भेड़ चाल में ना जाएं, दूसरे को ना कहें उसे क्या करना चाहिए, खुद करने की इच्छा हो तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेके वो करवाएं। और इसलिए ना करें कि किसी और ने किया है। बिल्कुल, बट तकलीफ यही है, कोविड ने मुझे यकीन दिला दिया है कि 99% लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो कितनी मजेदार बात है, अगर आप चैट जीपीटी के फाउंडर के बारे में सुने, सैम ऑल्टमैन के बारे में, तो सैम ऑल्टमैन ने रिसेंटली चैट जीपीटी का दूसरा वर्जन बनाने के लिए $1 ट्रिलियन की मांग की है। मतलब इंडिया की जीडीपी लगभग $1 ट्रिलियन की मांग हो रही है। $1 ट्रिलियन क्यों चाहिए? क्योंकि इन्होंने फिगर आउट किया है कि इंसानी जो मस्तिष्क है उस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने के लिए 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट के एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सो ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट की जरूरत है एक ब्रेन क्रिएट करने के लिए। मतलब आज चैट जीपीटी आपको हेल्प कर रहा है ईमेल राइट करने में, बट चैट जीपीटी में वो क्षमता नहीं है। चैट जीपीटी इज अ डेटा एनालाइजर। आज के दिन में वो LLM सिस्टम है, लॉन्ग लार्ज लैंग्वेज सिस्टम। तो LLM है, मतलब है कि वो डेटा एनालाइज करता है, थूक देता है जो डेटा उसने दिया, उसका विश्लेषण वो बड़े अच्छे से कर सकता है, बट इट कांट डू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ह्यूमन मस्तिष्क की तरह। क्रिटिकल एनालिसिस वो नहीं कर सकता है। अब मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, जो आपको फीलिंग आ रही है मेरे बातों से, आपने शायद मेरे बारे में एक छवि बनाई हो, ये इंटेलिजेंट है, ये गधा है, इसकी कुछ फिक्स्ड व्यूज हैं, इसके कुछ फिक्स व्यूज नहीं है। यू फॉर्म्ड एन ओपिनियन, वो पर्सोना बिल्डिंग। और क्रिटिकल एनालिसिस, ये इस चीज में अच्छा हो सकता है, उस चीज में अच्छा हो सकता है, ये काम मैं उसको कर सकता हूं, ये जो मल्टी लिंकिंग चीज है वो AI अभी नहीं कर सकती है। वो करने के लिए
इंसानी ब्रेन के जैसे कैपेबिलिटी बनाने के लिए हमें 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट के एनर्जी की जरूरत है। राइट। सो कहने का मतलब यह है कि बेसिकली जो ह्यूमन ब्रेन है उसकी ये कैपेबिलिटी है, लेकिन ज्यादातर लोग ये कैपेबिलिटी यूज नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ज्यादातर लोगों ने कभी खुद को पूछा ही नहीं है उनको एग्जैक्टली जिंदगी से चाहिए क्या, एंड बिकॉज ये नहीं है इसलिए भेड़ चाल है। वो सिर्फ ब्यूटी में नहीं है, बाकी सब चीजों में भी ऐसा ही है। मतलब इंसान करवा रहा है क्योंकि उसने देखा है किसी और को करवाते हुए। एक तरह से अगर सोचा जाए तो नीलेश वीवीएस की और वीवीएस नीलेश की लाइफ जी रहे हैं। क्यों कर रहे हो जी? क्योंकि वो कर रहे हैं। बट अगर आप वही करोगे जो वो कर रहे हैं, कहीं आप वही ना पहुंच जाओ जहां वो पहुंच गए। सो स्टेशन पे जाके पहला तो ये है कि हमें पूछना चाहिए जाना कहां है, फिर आप गाड़ी ढूंढते हो। बट प्रॉब्लम ये है यहां पे जो जिस गाड़ी में चढ़ गए हम उसी डब्बे में चढ़ रहे हैं। तो ये वाली बात है। तो ब्यूटी में भी वही वाली बात है, डिसर्नमेंट के साथ करो भाई, इस्तेमाल कर लो खुद के दिमाग को। 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसको बनाने वाली है उस चीज को इस्तेमाल कर लो, खुद के कंप्यूटिंग पावर को इस्तेमाल कर लो। कैमरा खरीदते हो तो इतना ज्यादा रिसर्च करते हो, और डॉक्टर ने कहा कूद जाओ तो खुद कूद जाते हो बिना कुछ रिसर्च किए। जिम्मेदारी तो आपकी भी थोड़ी होनी चाहिए आपके शरीर के प्रति। राइट। जिम्मेदारी की आपने बात करी, तो अगर एथिकल बाउंड्रीज की हम बात करें तो क्या एक आध चीज़ें हैं जो आप दिमाग में रखते हो, क्या फॉलो करनी चाहिए इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को? मुझे नहीं लगता मैं प्रोसीजर का सेल्समैन हूं। ओके। मुझे इससे एतराज है। डॉक्टर को सेल्समैन नहीं बनना चाहिए। तो मुझे प्रोसीजर बेचने का हक नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता हूं आपको कि जैसे आपने मुझे कहा कि वीवीएस जी आप अगर बाल थोड़े और बढ़ा लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रोल्स मिलेंगे। मैं कौन हूं ये कहने वाला? अगर ये सच है कि आपके बाल बढ़ने से आपको रोल्स अच्छे मिलेंगे, फिर तो रजनीकांत को रोल्स मिलने ही नहीं चाहिए। Right. थलैवा क्यों कहा जाता है उनको? सो कहने का मतलब है हमें प्रोसीजर बेचने का हक नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बाल लगवा लो। आप अगर आते हो तो मैं ये जरूर कहूंगा कि बाल उगाने के क्या क्या चांसेस थे, क्या क्या चॉइसेस आपके पास हैं, किस हद तक बाल वापस आ सकते हैं, ये कहना मेरा काम है। मैं वो एक्सपर्ट हूं जो आपको सब डिटेल्स दे सकता हूं, लेकिन मुझे वो पेशेंट चाहिए जो जिम्मेदारी से अपने चॉइसेस को समझ के अपना निर्णय खुद ले सके। अब आते हैं कुछ जरा रैपिड फायर टाइप का, 1-1 मिनट वाले जवाब। मतलब आप अपने हिसाब से 1 मिनट 1.5 मिनट ले लो, हम फटाफट सवाल पूछेंगे और आपसे फटाफट जवाब लेंगे उन पर। कॉस्मेटिक सर्जरी को कॉन्फिडेंस सर्जरी क्यों कहते हैं? जब मैं किसी को एक गिफ्ट दूं, मैं आपके लिए गिफ्ट ले आया हूं, मैं उसको रैप क्यों करता हूं? मैं उसको अच्छी तरह आपको एक थैले में क्यों देता हूं? क्योंकि पैकेजिंग इंपॉर्टेंट होती है। पैकेजिंग पे कई कंपनीज जो अंदर का माल मसाला उससे ज्यादा खर्च करते हैं। वो किस लिए? क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट डेवलप करना जरूरी है। आईफोन स्टोर में जब हम जाते हैं तो अगर आप आईफोन स्टोर्स इंडिया के बाहर गए, बड़ा एक स्टोर बीच में एक आईफोन रखा हुआ, कॉन्टेक्स्ट फ्रेमिंग है वो, कि आपको पता चल रहा हो कि इस पूरे कमरे में, इस पूरे रियल एस्टेट में इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ इतनी सी फोन है। कॉन्टेक्स्ट सेटिंग के लिए आप कैसे दिखते हो ये इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है मुझे तो सबकी आत्मा से खूब लेना देना है, बट शरीर से बिना गुजरे मैं आत्मा तक पहुंच ही नहीं सका। तो शरीर का सही होना भी, तो शरीर का सही होना, चेहरे का सही होना कुछ हद तक जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। मेरे लगने से घंटा फर्क पड़ता है। तो अगर आपको यह नहीं लगता है तो आप ये प्लीज मत मानो, बट मुझे यह लगता है कि अगर मुझे लगता है कि शरीर से गुजर के ही आत्मा तक पहुंच सकते हैं, और मेरे पास अगर पैसे भी हैं और मेरे पास वो साइंस की जानकारी भी है कि मैं खुद के शरीर को बदल सकूं, तो आप ये मुझे मत बताओ मुझे मेरे शरीर के साथ क्या करना चाहिए। और वो होने से अगर मैं कॉन्फिडेंट लगता हूं, सूट पहनने से अगर मैं कॉन्फिडेंट लगता हूं, ये मेरे खुद का निर्णय है। और अगर मुझे अच्छे दिखने से मेरी कॉन्फिडेंस बढ़ सकती है तो इसे कॉन्फिडेंस सर्जरी कहा जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। वन प्रोसीजर पीपल फियर मोस्ट बट शुड नॉट? एवरी प्रोसीजर। अच्छा। हर एक प्रोसीजर, अगर आप मुझे पूछो किस चीज के साइड इफेक्ट है, आंसर है जिस चीज के भी इफेक्ट है उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कहने का मतलब है आप श्वास ले रहे हैं, क्या आप जानते हैं श्वास लेना हानिकारक है?
ऑक्सीजन ले रहे हैं, इससे ऑक्सीजन अंदर जा रही है, आपके सेल्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रियल स्लो डाउन हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल शट डाउन होगा, सेल्यूलर एजिंग होगी, जिससे फाइनली आप एक दिन मर जाओगे। तो क्या आप श्वास लेना आज बंद करने वाले हो? वॉट एवर हैज एन इफेक्ट हैज अ साइड इफेक्ट। इफ यू आर ब्रीदिंग ऑक्सीजन दैट ऑल्सो हैज अ साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट हर कुछ में है। गाड़ी के साथ सीट बेल्ट आता है और आप सीट बेल्ट पहन के ही गाड़ी चलाते हो। गाड़ी एक ऐसी चीज है जो आपको मार भी सकती है और आपको नेक्स्ट पड़ाव तक पहुंचा भी सकती है। फर्क यह है कि आपको आंखें खोल के जिम्मेदारी के साथ गाड़ी चलानी होती है। वही चीज इफेक्ट और साइड इफेक्ट के बारे में भी है। एवरीथिंग एज अ साइड इफेक्ट, एवरीथिंग इज कंट्रोलेबल ट्रेन्ड हैंड्स में। सो ट्रेन्ड हैंड से करवाइए और बेसिकली समझ के साथ अपने पैर आगे रखिए, यू विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ साइड इफेक्ट्स। अब जैसे कि फाइनेंशियल हमें इन्वेस्ट करना है, आप फाइनेंशियल इन्वेस्ट करते हो? जी जी। क्या करते हो? म्यूचुअल फंड में, एसआईपी? हमने एक टीम रखी हुई है, वो काम करते हैं। एक्सपर्ट को देते हो ना? जी जी। एक्सपर्ट्स करते हैं। हाँ अगर आपने अभी सोचा कि मैं एफएनओ ट्रेडिंग शुरू कर दूंगा, हाँ। फिर आपने अपने 4-5 करोड़ रुपए उड़ा दिए, तो जिम्मेदारी के साथ करोगे तभी तो रिस्क कम होंगे। इसी को रिस्क मिटिगेशन किया जा सकता है, क्या कहते हैं। सो ट्रीटमेंट्स आर ऑल्सो द सेम। करेक्ट हाथों में आप गिरोगे तो रिस्क मिटिगेट होंगे और इंपैक्ट बेहतर होगा। सर, वन ट्रीटमेंट बॉलीवुड लव्स बट डज नॉट एडमिट। दे एडमिट नथिंग। अच्छा, दे एडमिट नथिंग। वो तो बेसिकली योगा से और ब्लैक वाटर पीने से ही सुंदर लग रहे हैं सबके सब। बाकी तो कुछ, बाकी और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लोगों का एग्जिस्टेंस फिक्टिशियस है बेसिकली। आप लोग हो नहीं ऐसे, आप लोग फैंटम की तरह हो। हमें तो कोई पार्टीज में पहचानता भी नहीं है। फिर साइड से व्हाट्सएप करते हैं कि आपको पहचान देंगे तो लोग पूछेंगे क्या करवाया है, बेहतर है बाद में आए बोलेंगे। वन कॉस्मेटिक ट्रेंड विच यू विश कुड एंड। ओके, एक्सट्रीम कॉस्मेटिक ट्रेंड्स, जैसे कि उर्फी ने भी कुछ कराया था अभी, और मैं उन पे कुछ नहीं बात करना चाहूंगा। अच्छा ठीक है। शर्लिन है, उन्होंने भी कुछ कराया। इन पे भी मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन एक्सट्रीम ट्रेंड्स जो होते हैं, एक्सट्रीम ट्रेंड्स जैसे कि लोगों को कोरियन स्किन चाहिए है? कोरियन स्किन कोरियंस पे अच्छी लगेगी ना। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे स्किन पे सब कुछ इतना सुंदर लगता है। ब्राउन स्किन है, 5000 साल की हमारी सिविलाइजेशन है, उसको क्यों चेंज करें? जैसे कि कुछ लोग आते हैं कहते हैं कि मुझे जी ऐसी वाली आईब्रोज चाहिए, जिसको मैं अभी नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि ये इतनी स्टूपिड ट्रेंड्स है। इस तरह की आईब्रोज, इस तरह की आईब्रोज तो मैंने सिर्फ मिस्टर स्पॉक की देखी थी स्टार ट्रेक में। स्टार ट्रेक। बट लोगों को इस तरह की एक्सट्रीम चीजें चाहिए। क्यों करना है ये? और इसके लिए सर्जरी करवानी है ताकि हम ये कर सके। तो एक पेशेंट को मैंने मना किया, मैंने कहा आप सर्जरी ये हम करेंगे नहीं। वो कोरिया चले गए, कोरियन आंख उन्होंने बनवा ली है, ऐसे आलमंड शेप आईज जिसको बोलते हैं। फिर वापस आए रोते धोते ये कहते हुए कि मुझे रिवर्स कर दीजिए। ये फिल्म चल रही है क्या कि इसको प्ले किया रिवर्स किया, प्ले किया रिवर्स किया? चल क्या रहा है ये? काट के आपने ऊपर कर दिया, जब मन किया नीचे कर दिया, चल क्या रहा है ये सब? सो एक्सट्रीम ट्रेंड से मुझे एतराज है। हेयर और स्किन, हिंदुस्तानी सबसे ज्यादा पैसा किस पे खर्च कर रहे हैं आजकल? हेयर पे। क्योंकि हेयर पे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। स्किन पे तो लोगों को एडमिट नहीं करना है। अच्छा। मैं हेयर ट्रीटमेंट ले रहा हूं, ले रही हूं, ये सब कहना चाहते हैं। पर बोटॉक्स और फिलर्स तो मैं करवा ही नहीं रही हूं, वो तो सिर्फ मेरी कंपटीशन करवा रही है। मैं तो योग से और ब्लैक वाटर से मैं अच्छी लग रही हूँ। योग से होगा, योगा से होगा। योग से हालांकि जो योग के गुरु है उनका भी कुछ नहीं हुआ। मतलब इंटरनल कहने का मतलब है कि योग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप गलत ना समझे, योग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट योग से मैं 80 साल का, मैं 30 साल का लग रहा हूं चेहरे पे, ये पॉसिबल नहीं है। मोस्ट ओवररेटेड कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट फॉर यू? मोस्ट ओवररेटेड कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, बहुत सारे पील्स हैं। अच्छा। जो बेफिजूल के हैं, क्यों करते हैं मुझे ये भी नहीं पता है। उसमें एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव्स इतने कम होते हैं, उससे होना धोना कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से वो एक प्लेसिबो ट्रीटमेंट है। पेशेंट को भी लगता है मैंने जी कुछ करवाया, डॉक्टर को भी लगता है आए थे तो ऐसे ही खाली हाथ नहीं बेचा, कुछ तो बेच दिया। अच्छा। मोस्ट अंडररेटेड? मोस्ट अंडररेटेड, आई थिंक मोस्ट अंडररेटेड डिफिकल्ट सर्जरी है, बट मोस्ट अंडररेटेड नाक की सर्जरी है। अच्छा, मतलब
आप कह रहे हैं कि करवानी चाहिए या मैं करवानी चाहिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि लोगों को यह नहीं समझ में आता कभी कभी कि नाक बदलने से कितना कुछ चेहरे पे बदल सकता है, क्योंकि वो सेंट्रल एक्सिस में है। तो हम ये कहते हैं कि सबसे सुंदर जो लड़कियां हैं उनकी आंखें आप नोटिस करते हो, बाकी सबकी नाक नोटिस करते हो आप। तो नाक की सुंदर होने की वजह से आंखों तक चीजें पहुंचती हैं, वरना नाक पे ही लोग रुक जाते हैं। तो नाक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है पूरे चेहरे के लिए, ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर किसी को सर्जरी करवानी चाहिए। एक आखिरी सवाल, वन लाइन टू डिस्क्राइब ब्यूटी इन 2025। यू योरसेल्फ एज यू लाइक इट। क्या बात। डॉक्टर साहब, हमसे संवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज जो आज आपसे बातचीत करके क्लियर हुई और समझ में आई कि yes, beauty lies in the eyes of the beholder, but it also lies in the hand of the surgeon. And it's about time we accept and start embracing it. Medical science is at a wonderful inflection. आज की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी लाजवाब है कि आपके हाथ में जो कंप्यूटिंग पावर है वो सुपर कंप्यूटर्स में 1960 में नहीं होती थी वो बात। हम एक प्रिविलेज जनरेशन है, हमारे पास इतने सारे चीज अवेलेबल है, बट इसीलिए हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि आज टू क्रिएट गुड इज इजी, बट टू क्रिएट हार्म इज इजियर। सो बोथ डॉक्टर्स एज वेल एज पेशेंट्स नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल इन देयर चॉइसेस, बिकॉज जो एनर्जी हमारे पास है वो पूरे पृथ्वी को तहस नहस कर सकती है। सुंदरता आंतरिक भी है, सुंदरता आपके अंदर से आती है, आपकी सोच से पैदा होती है, लेकिन शारीरिक सुंदरता आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। तो अगर थोड़े बहुत प्रोसीजर्स करके आप वो संतुष्टि, वो कॉन्फिडेंस पाना चाहते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। एक्सट्रीम, जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि एक्सट्रीम नहीं जाना चाहिए, तो राइट सी बात है। अति की भली न बोलनी, अति की भली न चूप, अति की भली न बरसनी, अति की भली न धूप। तो धूप भी अगर अति हो जाए और पानी भी अगर अति हो जाए, जो नेचर की चीज़ें हैं, तो भी वो तबाही ला सकती हैं। तो आर्टिफिशियल उसमें अति ना करें, लेकिन सेंसिबल तरीके से अपनी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए, फिजिकल एंड इंटरनल, आई थिंक इट्स टाइम वी स्टार्ट एम्ब्रेसिंग कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। आज डॉक्टर साहब से बात करके ये तो तय हो गया कि मैं एक बार उनसे कंसल्ट ज़रूर करूँगा। देखते हैं मेरा चेहरा बाल लगने के बाद कैसा लगता है। हमसे संवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद VVS जी। थैंक यू।